नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहड़ा की राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं मेघराज टेलर आज आपके सामने हाजिर हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 का नीति निर्देशक तत्व के महत्व के बारे में अध्ययन करने के लिए। आज हम राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। इन सभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन किया था, इनका महत्व क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अंदर जो उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व है वे अनुच्छेद 37 के तहत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होने के कारण इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वह आता है शासन के लिए आचार संहिता। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है कि इस प्रकार के नियम कानून बनाओ। न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता। फिर भी जो नीति निर्देशक तत्व है वो शासन सरकार के लिए एक आचार संहिता है, क्योंकि इनके आधार पर जनमत यह निर्णय करता है कि ये हमारी सरकार है, वे सही नियम कानून बनाती है नहीं बनाती है, ये सरकार जो है वे सही कानून व्यवस्था स्थापित कर पा रही है या नहीं, या शासन सही चला रही है या नहीं चला रही है। इसलिए ये शासन के लिए आचार संहिता का काम करते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक जनमत की शक्ति विद्यमान है। अगला जो विषय देखते हैं, अगर महत्व के बारे में हम बात करते हैं तो ये आता है लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा यानी कि जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो कोई भी राज्य या सरकार कितनी लोक कल्याणकारी कार्य करती है, यानी वे लोक कल्याण के प्रति कितने कार्य करती है, कितने कार्य करती है। इस चीज़ का निर्णय कैसे हो पाएगा? कोई भी सरकार अगर लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है तो वह उसका आधार ये होगा कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन कितना करती है। यानी कि कोई भी सरकार अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार शासन संचालित कर रही है तो इसका मतलब है वह सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व को हम देखते हैं तो हमें उनके आधार पर यह तय कर पाते हैं कि सरकार लोक कल्याणकारी है या नहीं है। तो दूसरा महत्व हम देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमें यह पता चलता है कि वे लोक कल्याणकारी सरकार की रूपरेखा हमारे पास प्रस्तुत करती है। अगला महत्व हम देखते हैं तो ये देखते हैं हम शासन के मूल्यांकन का आधार। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, हमारे
जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके आधार पर हम शासन के या सरकार का मूल्यांकन करते हैं। यानी वो कितनी मूल्यवान है सरकार, जनता के लिए कितनी अच्छी है, इसका डिसीजन अगर हमें करना है तो हम नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित है उसके आधार पर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार शासन करती है, के अनुसार शासन करती है तो वह एक अच्छी सरकार होगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर हम उस सरकार का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह सरकार या शासन राज्य के लिए कितना मूल्यवान है। तो राज्य के मूल्यांकन का आधार, सरकार का मूल्यांकन का आधार, शासन के मूल्यांकन का आधार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इनके आधार पर हम उस सरकार का डिसीजन करते हैं कि ये हमारे लिए मूल्यवान है या नहीं है। अगले महत्व की बात करते हैं तो ये आते हैं संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। यानी भारत का जो संविधान निर्मित है उस संविधान को लागू करना हो, कोई भी विषय ऐसा है जिसको लागू करने में सरकार को विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हो तो वह इसके आधार पर संविधान के अंदर नियम कानून बना सकता है। अभी आपने देखा होगा कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। तो आर्थिक वर्ग को आरक्षण देने के पीछे सरकार को विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही थी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 46 है उसके अंदर ऐसा लिखित था कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो उस आधार पर यह आरक्षण दिया गया। तो संविधान के क्रियान्वयन में ये सहायक होती है। अगले पॉइंट हम देखते हैं तो अगला है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है उसमें परिवर्तन में भी हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वे सहायक होते हैं। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है। आर्थिक आधार पर बहुत ही अमीरी गरीबी का अंतर है। इसको दूर करने के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने की आवश्यकता होती है। इन योजनाओं को बनाने में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार राज्य के अंदर सभी वर्गों में सामाजिक के आधार पर देखते हैं तो SC ST OBC, स्त्री पुरुष महिला अमीर गरीब सभी वर्गों के अंदर विभिन्न प्रकार के भेदभाव को दूर करना हो तो हम राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वे इसके अंदर सहायक होते हैं। तो हमने राज्य के 5 प्रकार के महत्व देखे जो निम्नलिखित है कि जो नीति निर्देशक तत्व का नीति निर्देशक तत्व का महत्व निर्धारित करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार महत्वपूर्ण है तो पहला है इसके अंदर शासन के लिए ये आचार संहिता का काम करते हैं। दूसरा है ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा शासन के मूल्यांकन का आधार है। चौथा संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। पांचवा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। तो यह 5 बिंदु ऐसे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व को निर्धारित करते हैं। तो अब राज्य की नीति निर्देशक महत्व को हमने देखा
राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को देखा, तो इनके आधार पर सरकार ने अब तक किस किस प्रकार के कार्य किए हैं उनके उदाहरण हम देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के प्रमुख जो उदाहरण है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। आज तक सरकार ने कौन कौन से नियम कानून ऐसे बनाए हैं जिनके आधार, जो नीति निर्देशक तत्व के आधार को लेकर बनाए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो नियम आता है वह आता है भूमि सुधार कानून। भारत आज़ाद होते ही संविधान का निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 में, और उस समय भारत के अंदर जमींदार हुआ करते थे। जमींदार यानी भूमि जो थी उसका मालिक जमींदार थे। किसान सिर्फ उस पर कृषि का कार्य करता था, उसके बदले में उसे कुछ मजदूरी दी जाती थी। इसके बाद में सरकार ने एक प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया। इसके तहत एक नया कानून बनाया और भूमि सुधार अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके अंदर यह तय किया गया कि जिस भूमि पर जो किसान कृषि करता है वह भूमि उसी की होगी। तो आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए आर्थिक व्यवस्था व्यवस्थित बनाने के लिए इस प्रकार का नियम बनाया, जिससे कि जमींदारों का भूमि पर जो एकीकरण था, स्वामित्व था, वह समाप्त हो पाया और किसानों को उनके हक की जमीन प्राप्त हुई। दूसरा कानून अगर हम देखते हैं तो आता है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है सरकार। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से। इससे पहले ही सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की ओर कदम उठा दिए। 1958 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कार्य किया गया और राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना की गई। तो अगर पंचायती राज की स्थापना कब हुई तो 1958 में। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से इसकी हुई। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा। अगर प्रश्न आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। तो जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 40 हमने पढ़ा था पहले, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए सरकार कार्य करेगी। तो इस अनुच्छेद 40 के तहत 1958 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व की स्थापना के लिए, क्रियान्वयन के लिए किया गया सरकार के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इनके, तो पंचवर्षीय योजना। सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग कब? 1950 में। 1950
50 के अंदर योजना आयोग की स्थापना करके एक पंचवर्षीय 5 वर्षों की योजना बनाकर राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई, जिसके अंदर सभी को रोजगार स्थापित हो सके। अब तक इसकी 11 पंचवर्षीय योजना बनी। इसके बाद में यहाँ पर योजना आयोग की जगह आपको पता ही है कौन सा आयोग बना, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। वह भी भारत के अंदर एक प्लानिंग कमीशन के रूप में, योजना के आयोग के रूप में ही कार्य करता है। अगला क्रियान्वयन का उदाहरण देखते हैं तो ये आता है कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का कार्य सरकार ने किए, जैसे कि एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी, महिला, इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य सरकार ने किए। एससी एसटी आयोग बनाया, एससी एसटी आयोग, ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी आयोग, एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई, ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था को देखने को मिलते हैं। महिलाओं को हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी कल्याण की व्यवस्था सरकार ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के रूप में की है। अगला जो पॉइंट देखते हैं वह आता है सामाजिक सुरक्षा। व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया। विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना चलाई। इसमें क्या चलाई, विभिन्न प्रकार की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। तो इन पेंशन की व्यवस्था से क्या हो रहा है कि सामाजिक रूप से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान हो रही है, उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अगला है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। हमने देखा कि सरकार ने जो बड़े बड़े उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया है। और जीवन बीमा, परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया। इसका आधार यह था कि आर्थिक समानता स्थापित की जा सके, समानता स्थापित की जा सके। तो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए बैंकों का, जीवन बीमा, परिवहन, अन्य उद्योगों, बड़े बड़े जो उद्योग क्षेत्र है उनका राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया, जिससे कि अमीर वर्ग की खाई समाप्त हो और आर्थिक समानता स्थापित हो पाए। अगली बात करते हैं हम तो आता है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी सरकार ने मुख्य रूप से बहुत बड़े बड़े कार्य किए। इसके अंदर सबसे बड़ा हम कार्य देखते हैं तो आता है लोक अदालतों की स्थापना। लोक अदालतों की स्थापना। लोक अदालतों की स्थापना क्योंकि भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर यह माना जाता है कि न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत समय लगता है, कानून जटिल है, आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई जिससे कि तुरंत जल्द न्याय प्राप्त हो सके। इसलिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार का भी एक मुख्य कार्य सरकार ने किया है। अगला कार्य हम देखते हैं तो अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। हमने अनुच्छेद 45 के अंदर देखा था कि इसके अंदर लिखा हुआ था कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इसके तहत सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन
संशोधन। और क्या किया इसके तहत कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यह भी एक नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा किया गया एक मुख्य कार्य है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया, और ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 21 के अंदर हमने मूल अधिकारों के भाग के अंदर ये अध्ययन किया था, जो बाद में 86वें संविधान संशोधन, यह भी नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए ही किया गया। 45वें जो अनुच्छेद की नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। अगली बात हम देखते हैं तो आता है संपत्ति के अधिकार में संशोधन। पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? संशोधित किया गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति पर एकीकरण हो रहा था, संपत्ति पर एकीकरण स्थापित था जमींदारों का या बड़े बड़े जो भी उद्योग धंधे वाले व्यक्ति थे, जमींदार थे। तो इस एकीकरण को देखते हुए सरकार ने इसको संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन। तो आर्थिक क्षेत्र के अंदर समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ये एक प्रमुख कार्य किया गया, जो भी नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के रूप में सरकार का मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता है। अगला हम बात करते हैं तो आता है समान कार्य हेतु समान वेतन। आज हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति जो समान कार्य करते हैं उनको समान वेतन दिया जाता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। वे अगर एक समान कार्य करते हैं, एक समान कार्य के लिए समान वेतन, उनके आधार पर लिंग, जाति, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई नौकरी करता है, वो महिला है चाहे पुरुष हो, चाहे यहाँ का स्थानीय निवासी हो या कहीं दूर का निवासी हो, उनको एक समान कार्य करने पर समान वेतन दिया जाता है। तो यह प्रमुख नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन को लेकर किए गए सरकार के मुख्य कार्य थे। कौन कौन से थे उनको एक बार हम फिर से देखते हैं। भूमि सुधार कानून प्रथम संविधान संशोधन के तहत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी कब? 1958 में। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह प्रथम संशोधन से किया गया, प्रथम संशोधन से भूमि सुधार कानून बनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था योजना आयोग की स्थापना करके पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई। कमजोर वर्गों के लिए SC ST, महिला, OBC वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याण की योजनाएं बनाई गई। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी गई। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बीमा बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा किया। न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, जिससे कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। संपत्ति के अधिकार में संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। समान कार्यों हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। तो ये प्रमुख वे उदाहरण है जो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्य रूप से किए गए थे। आगे की कक्षाओं के अंदर जब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व
व मूल अधिकार में तुलना। यानी नीति निर्देशक तत्व वे का क्या महत्व है, इनका क्या औचित्य है, मूल अधिकारों का क्या महत्व है, क्या औचित्य है और इनके अंदर क्या समानता है, क्या विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। नमस्कार।